दोस्तों आज हमारा जो विषय है बातचीत का वो है जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी बढ़ती हुई संख्या और उनके आधार पर रोगों का निर्धारण करना। ये प्रथा सामान्यतया मूलतः गलत है। मेडिकल साइंस में जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें प्रारंभ से ही यह प्रचलन रहा है कि सबसे पहले रोगी को जो प्रेजेंट कंप्लेंट होती है उसको सुन करके उसकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेकर के और उसके बाद उसका एग्ज़ामिनेशन करने के बाद हमें कुछ प्रोविजनल डायग्नोसिस पर आना होता है। और उन प्रोविजनल डायग्नोसिस में से जिसमें 3, 4, 5 जो भी हैं डिजीज़ जो उससे मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनके आधार पर फिर हम आगे एक फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस का रोल है बेसिकली, उस इन्वेस्टिगेशंस के रोल में हमको जो ये सारी प्रोविजनल डायग्नोसिस होती हैं, चाहे वो 2 हों, चाहे 3 हों, 4 हों, 5 हों, व्हाटएवर, उनमें से सबसे प्रोबेबल और फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंचने में ये इन्वेस्टिगेशंस हमारी कुछ सहायता करते हैं। लेकिन अब आधुनिक युग में जो समस्या अब आ गई है, अब क्या होता है कि जब भी कोई रोगी किसी चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक उससे जो लक्षण पूछता है और लक्षण के आधार पर जितने संभावित इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो वहाँ पर लिख देता है। रोगी वो इन्वेस्टिगेशंस कराता है और उन इन्वेस्टिगेशन में जो डायग्नोसिस बनती है वो डायग्नोसिस मान ली जाती है और उसके आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। हालांकि जब रोगी ये सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए लैब्स में जाते हैं तो लैब वाले उस नीचे जो रिपोर्ट देते हैं उसमें नीचे लिखा रहता है काइंडली कोरिलेट क्लिनिकली, यानी कि इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस चीज़ को लोग अब समझते नहीं हैं और इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर जो ये डायग्नोसिस बनने लगी हैं इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे हैं। एक बात तो ये कि ये सबसे ये एक खर्चीली प्रोसेस है। जो लोग वेल टू डू हैं या जिनके पास पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, या वो लोग जो पैनल्स पे या डिफरेंट टाइप के जिनके रियम्बर्समेंट या कैशलेस सुविधा है उनके लिए भी ठीक है। लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति, मिडिल क्लास और लोअर क्लास व्यक्ति है, उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम, खर्चीली और समस्याओं से परिपूर्ण है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति जिसको एक मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम है वो अपने फिजिशियन या सर्जन के पास जाता है, तो सर्जन या फिजिशियन की सोच और एक रेडियोलॉजिस्ट की सोच में बहुत अंतर होता है। रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो उस स्थान पर होने वाली जो पैथोलॉजी हैं उनको इंटरप्रेट करता है, जबकि जो फिजिशियन है या सर्जन है वो लक्षणों के आधार पर या वहाँ पे जो चिन्ह उपस्थित हो रहे हैं, जो साइंस हैं, उनके आधार पर डिजीज़ को डायग्नोसिस करता है। चूँकि एक फिजिशियन या सर्जन बॉडी में होने वाली लगभग सारी प्रक्रियाओं को अच्छी तरीके से देखते और समझते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं, इसलिए उनकी एनालिसिस और सोचने की जो दिशा है वो एक रेडियोलॉजिस्ट से डिफरेंट होती है, अलग होती है। इसी कारण से सामान्यतया जो भी ये प्रोसेस है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशंस को प्रमुख स्थान देते हैं और उसके बाद बाकी जो लक्षण हैं या चिन्ह हैं उनको इग्नोर करते हैं, वो प्रक्रिया मेरे विचार से उचित नहीं है। इसमें बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, कमर्शियल एंगल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एथिक्स या एक डेफिनिट डायग्नोसिस के हिसाब से देखें तो हमको छात्रों को क्लिनिकली साउंड करना चाहिए। पुराने जो हमारे गुरु या अध्यापक या टीचर्स थे उनका जो पहला एम होता था वो एम यही होता था कि छात्रों को अधिक से अधिक पेशेंट्स का एक्सपोजर दिया जाए, उनसे उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे सकें, और इसी के साथ हर एक बॉडी के पार्ट को प्रॉपरली एग्जामिनेशन करने का अवसर उनको प्रदान किया जाए ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें। अब समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी ये आ गई है कि एक तो ये कोरोना का काल रहा जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं, उनका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड रहा है और ये एक समस्या की बात है निश्चित रूप से।
क्योंकि ये पूरा करीब 1.5 साल हो गया है जिसमें कि कोविड के अलावा और जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन पे एक्सपोजर काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसलिए अब इसका एक मैं आपको आसान सा उदाहरण देता हूँ। अनेक अवसरों पर जब हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट आती हैं उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को देख करके हम पेशेंट को एक इन्वेस्टिगेशन या एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पेशेंट को मान लिया जाए पेट में दर्द है, हमने उसका सीधा अल्ट्रासाउंड लिखा, उस अल्ट्रासाउंड में उसको गॉल ब्लैडर स्टोन आया, हमने पेशेंट को बोला कि आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन हमको करना पड़ेगा। लेकिन यदि अच्छे तरीके से लक्षणों का एनालिसिस किया जाए तो निश्चित रूप से उस रोगी में ये भी संभव हो सकता है कि वो जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो साइलेंट हो, उससे उसको पेन हो ही ना, और जो पेन का कारण है वो कुछ अलग ही हो जिसको हम अनेक अवसरों पर मिस कर जाते हैं। सेकंड एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। बहुत साल पहले मेरे पास एक अल्ट्रासाउंड आया और उस अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ था ए बिग डर्मोइड सिस्ट इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ऑब्वियसली एक छोटा प्रोसीजर, कितनी भी बड़ी सिस्ट हो तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। पेशेंट वॉज रेडी इन द ओटी एंड व्हेन आई एग्जामिन्ड, एक हमारे गुरुओं की एक परंपरा रही है कि प्रोसीजर करने से पहले भी पुनः एक बार रोगी का एग्जामिनेशन करना चाहिए। जब हमने उसको एग्जामिन किया तो कुछ डिफरेंट लगा। ये लगा कि इसकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में तो कुछ नहीं है, समथिंग लाइज इन द इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी, और उसको वहीं रोक दिया गया। और जब दोबारा से उसका इन्वेस्टिगेशन करा गया तो वो एक बहुत बड़ा यूट्राइन फाइब्रॉइड था। अब इस कंडीशन को समझिए कि दोनों प्रोसीजर्स में कितना डिफरेंस होता है। आप जानते हैं कि आज के युग में कोई भी एब्डोमिनल पेन हो उसमें एपेंडेक्टमी एक बहुत कॉमन सी बात थी। हम लोग अपेंडिक्स को एक वेस्टिजियल ऑर्गन समझते थे, ऐसा नहीं है। बॉडी ने जो भी ऑर्गन हमको दिए हैं वो बेशक वेस्टिजियल हों, वो बेशक उनका काम कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रोल होता है। हम उसको समझ नहीं पाए हैं संभवतः, इसीलिए साइंस ये कहती है कि वेस्टिजियल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ये बात सामने आ गई है कि जो अपेंडिक्स है उसका एक डेफिनेट रोल है, वो एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को लोकलाइज करने की, इन्फेक्शन को एंगल्फ करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से बात यहाँ पर ये आती है, सभी जो पेशेंट्स हैं वो भी इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि हमारे इन्वेस्टिगेशंस कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले उस पेशेंट को प्रॉपरली एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। सभी जो रोगी हैं उनको इस बारे में बहुत ही जागरूक होना चाहिए कि जब भी वो किसी चिकित्सक से परामर्श करने जाते हैं तो वो चिकित्सक सबसे पहले उनकी पूरी बात को सुने, जो उसको लक्षण जिस हिसाब से हुआ है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो लक्षण है वो रोगी स्वयं में अनुभव कर रहा है, वो हमें बता रहा है, हम उसकी बताई हुई चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन यदि हम उनको क्रोनोलॉजिकली असेस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं जिनको देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, इसको ये कंडीशन हुई होगी। तो इसलिए रोगी सबसे अच्छा एक जो नैरेटर तो होता ही है, उसको प्रॉपरली यदि वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे देता है तो हम बहुत सारी चीज़ों की डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसका बताने का तरीका, कैसे कैसे वो बीमारी डेवलप हुई, उसको बहुत ही ध्यान से सुना जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे खेद के साथ कहना चाहूँगा कि अधिकतर जो रेनाउंड फिजिशियन या सर्जन्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो केवल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के आधार पर इन्वेस्टिगेशंस प्रेस्क्राइब करके उसके आधार पर ट्रीटमेंट करने में विश्वास रखते हैं, और अनेक अवसरों पर वो बहुत सारी समस्याओं में फंसते भी हैं। क्योंकि जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हैं और जो इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग्स हैं उनमें कई बार बहुत अंतर पाया जाता है। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इसीलिए ऐसी भी कई बार अवस्थाएं आती हैं, सपोज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या सोनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में जो कोई एक चीज़ सामान्य गॉल ब्लैडर स्टोन लग रही है, इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग्स में ये पता लगाने में कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती है कि ये कहीं ना कहीं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों कंडीशंस में जो प्रोसीजर होगा उसमें बहुत अंतर होगा। इसीलिए सभी चिकित्सकों, सभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ जो रोगी हैं, उनको मेरा ये सुझाव रहेगा कि जब भी वो किसी रोगी के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनसे कहें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से डेवलप हुई है। एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की प्रयास करें, अपने
डॉक्टर को ये कन्विंस करें कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से थी और इसका मुझे इस समस्या का इस प्रकार से ये समाधान चाहिए। क्योंकि सपोज़ पेन एब्डोमेन किसी और कारण से है और उसका गाल ब्लैडर स्टोन उसको निकल आया और गाल ब्लैडर स्टोन उसका निकाल दिया गया, उसने सर्जिकल प्रोसीजर भी कराया लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ऐसा बहुत बार होता है, अनेक अवसरों पर ऐसा होता है। तो इसीलिए जो प्रेजेंट कंप्लेंट है रोगी की, उसको पहले टेकअप करना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उसको समस्याएं आ रही है अपना नित्य दैनिक कार्य करने में, उसकी वो समस्या पहले हल होनी चाहिए। जो एसोसिएटेड उसको प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो जाती हैं ऑन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, उनको हम साइमल्टेनियसली या बाद में जब भी चाहें रोगी को एक्सप्लेन करके टैकल कर सकते हैं। तो यदि एक रोगी को पेन है तो सबसे पहले उसका पेन सबसाइड किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको एक और पेन दे दें और वो दोनों चीज़ें, हालांकि कोई अनएथिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो उसको प्रॉब्लम है, जिस कारण से वो हमारे पास आया है, उसका वो चीज़ रिलीव अवश्य होनी चाहिए। ऐसा बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि जिनमें रोगी को समस्या किसी और कारण से होती है और उसको कुछ और लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, बैक साइड में नीचे यूजुअली जो सैक्रल कॉर्नुआ और उसके साइड में जो फैट के पैड्स बन जाते हैं, वो छोटे छोटे एक लाइपोमा सॉर्ट ऑफ थिंग्स बन जाती है, यानी कि फैट का एक छोटा सा गांठ बन जाती है वहाँ पे। मरीज को लगता है कि उसके लोअर बैक एक की प्रॉब्लम उसको शुरू हो गई है और उसको बैक एक हो रहा है, लेकिन वो ये समझता है कि जो यहाँ पर ये गांठ बन गई है इसकी वजह से मुझे बैक एक हो रहा है। वो किसी के पास गया, उसने कहा जी मुझे ये गांठ है, प्रॉब्लम होती है मुझे से, उसकी गांठ निकल गई, लेकिन उसका पेन का कारण तो दूसरा है, वो तो कहीं ना कहीं वर्टेब्रल कॉलम से आ रहा है। तो वो चीज़ हमने टेकअप नहीं की। अब समस्या क्या हो गई कि एक तो उसको पेन उस इंसिजन का हो गया और एक उसको पेन जो पहले से है वो भी समस्या हो गई, उसके लिए वो समस्या बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए सभी मेडिकल स्टूडेंट से पर्टिकुलरली और सभी रोगियों से मेरा ये आग्रह है कि जब भी जो समस्या हमको है उस समस्या के बारे में अपने डॉक्टर से कुछ मत छुपाएं, उसको सारी चीज़ बताई जानी चाहिए, कोई भी चीज़ न छुपाई जानी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो सोशल रिलेटेड होती हैं, जिनमें रोगी बताना नहीं चाहते। केवल जैसे कोई इंजरी है तो उस इंजरी का कारण क्या है, क्या उसके साथ और कोई समस्याएं तो नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए। यदि रोगी अपने आप को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो यह एक चिकित्सक का, एक अच्छे डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि वो उससे वो सारी चीज़ें कहने के लिए उसको प्रोत्साहित करे। समस्या क्या होती है कि हम रोगियों से लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा पेन, कब से होता है, ये बढ़ता है या घटता है, ये सारी चीज़ें हम उसको ना बताएं, बल्कि रोगी से बताएं कि उसको इसके साथ साथ क्या समस्याएं होती हैं, इसके बढ़ने बढ़ने का क्या कारण है, कब होता है, कब शांत होता है कोई पर्टिकुलर दवाई से। लेट द पेशेंट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। हम उसको लीडिंग क्वेश्चन न पूछें, हम अपने वर्ड उसके मुंह में न डालें, लेट द पेशेंट एक्सप्लेन द थिंग्स। मैं ये समझता हूँ कि यदि हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और इसी आधार पर डायग्नोसिस बनाने का प्रयास करते हैं तो हम एक अच्छे डायग्नोस्टिशियन बन सकते हैं। हमारे सभी जो चिकित्सा शास्त्र के विद्वान रहे हैं उन्होंने अनेक अवसरों पर यह बात कही है कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा डायग्नोस्टिशियन होना बहुत ज़रूरी है। रोग का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि रोग का पता लग जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है उसको ठीक करने में। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है, जो लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट होता है, ये फौरी तौर पर सही है, शीघ्रता से लाभ दिलाने के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको रोग का ट्रीटमेंट करना चाहिए, न कि लक्षणों का। लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट एक टेम्परेरी फिनोमिना है। ठीक है, हम रोगी को तुरंत लाभ देने के लिए उसका लाक्षणिक उपचार कर सकते हैं। उसको दर्द है, दर्द की गोली दे दी, फीवर है, फीवर की गोली दे दी, या और भी चीज़ें, उसको एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी के लिए उसको मेडिसिन दे दी, वो एक अलग बात है। लेकिन रोग का पर्टिकुलरली पता लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग, उससे पूरा प्रश्न पूछ करके, और जो बेसिकली सुश्रुत ने कहा है कि पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो आँख, कान, चर्म, जीभ, नाक, हमारी जो सेंसेस हैं उनके द्वारा, और प्रश्न पूछ करके उसका पता लगाया जाना चाहिए। और जब हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बना लेते हैं तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशंस इनको कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम ये करते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से बचे रह सकते हैं, बहुत सारी मेडिको लीगल प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा जो आउटकम होगा वो ये होगा कि जो आजकल मेडिकल फ्रेटर्निटी सबसे ज़्यादा समस्या अनुभव कर रही है कि रोगियों से
उनका कन्फ्लिक्ट, रोगियों के जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ उनका अल्टरकेशंस, मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। समस्या क्या होती है कि रोगी आता है, उसको देखता कोई और है, इन्वेस्टिगेशन कहीं और होते हैं, वो सर्जन के पास कहीं और जाता है। सर्जन जब आता है, जब वो एनेस्थीसिया में टेबल पे पड़ा होता है, सर्जन उसको ऑपरेट करता है, वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद शाम को जो रेजिडेंट आता है वो कोई और होता है। ये जो एक प्रक्रिया है जो कॉरपोरेटाइजेशन की वजह से हुई है, ये सब समस्याओं की मूल है। पुराने समय में एक डॉक्टर होता था, वो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करता था, उसका डायग्नोसिस करता था और वही उसका ट्रीटमेंट करता था, और उसका जो स्टाफ है वो उसको मैनेज करता था। तो वो जो एक रिलेशनशिप बनते थे डॉक्टर पेशेंट के, उसमें इस तरीके की समस्याएं कभी नहीं आती थी। अब ये जो समस्याएं आ रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि ये बात अलग है कि आजकल जो शॉर्ट टेम्पर सबके हो गए हैं वो भी एक कारण है, लेकिन यदि एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स बनाया जाए तो हम बहुत सारी समस्याओं से पार पा सकते हैं, और उसका भी एक यही कारण है। तो आशा है कि मेरी ये बातें रोगियों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू वेरी मच।